नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अधिनियम पास हुआ, महिलाओं और को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिला है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। और इसलिए देश कहता है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। यहां बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली मिली, गैस मिला, नल से जल कनेक्शन पहुंचा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। यहां बंगाल के किसानों के खातों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के 8,500 करोड़ रुपए सीधे भेजे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। और साथियों, 10 साल में जो विकास हुआ, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। दस बछोरे जा होलो ओटा ट्रेलर छिलो। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं, मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। भाई और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ
वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है। साथियों, नारी सशक्तिकरण ये बीजेपी की प्राथमिकता है। यहां पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में लाखों बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। मैं आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं बहनों के हमारे समूह आत्मनिर्भर भारत को गति दे। साथियों, कूच बिहार के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत कूच बिहार से की। कूच बिहार की रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की, लड़कियों को सम्मान देना और उनकी इज्जत को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। उनको सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने यहां पर हवाला दिया संदेश खाली की घटना का और उन्होंने कहा कि किस तरह से टीएमसी ने पूरी तरह से बचाने की कोशिश की संदेश खाली के दोषियों को। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली के दोषियों को उनके किए की सजा दिलाएगी। साथ ही उन्होंने तमाम अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हवाला दिया इस मंच से। और आइए बताते हैं आपको 2024 की चुनौती से जुड़ी ही तमाम और खबरें भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। पीएम मोदी ने जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली।
घमंड या गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज कूच बिहार से किया। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर बंगाल की 3 लोकसभा सीटों से कुल 37 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। कूच बिहार से 14, जलपाईगुड़ी से 12 और अलीपुरद्वार से 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कूच बिहार से प्रमुख प्रत्याशी के रूप में तृणमूल कांग्रेस से जगदीश चंद्र वर्मा बासुनिया, भाजपा से निशित प्रामाणिक और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से नीतीश चंद्र रॉय, वहीं कांग्रेस से पिया रॉय चौधरी हैं। चुनावी मैदान में अलीपुरद्वार में प्रमुख प्रत्याशियों में आरएसपी की मिली ओराव, भाजपा के मनोज तिग्गा, तृणमूल के प्रकाश चिक बर्राइक शामिल हैं। इसी तरह जलपाईगुड़ी में भाजपा से डॉक्टर जयंत कुमार रॉय, माकपा से देवराज बर्मन और तृणमूल से निर्मल चंद्र रॉय चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये तीनों सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थीं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की और तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को सफलता मिली। कूच बिहार से भाजपा प्रत्याशी नीतीश प्रामाणिक ने 7,31,594 मत हासिल करते हुए टीएमसी के अधिकारी परेश चंद्र को हराया। वहीं अलीपुरद्वार से भाजपा के जॉन बारला ने 7,50,804 वोट प्राप्त करते हुए टीएमसी प्रत्याशी दशरथ तिर्की को मात दी थी, जबकि जलपाईगुड़ी से बीजेपी के डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने 7,60,145 वोटों से टीएमसी के विजय चंद्र बर्मन को हराया था। इस प्रकार पूरे उत्तर बंगाल में कमल खिल उठा, क्योंकि दार्जिलिंग लोकसभा सीट पहले से ही भाजपा के पास थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के एसएस आहलूवालिया ने 2014 में जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में भाजपा के राजू बिस्ता ने यहां से चुनाव जीता। फिलहाल उत्तर बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जम्मू कश्मीर में भी अब केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड की ही तरह विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि PAGD यानी पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार एक ऐसा गठबंधन था जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने के लिए एकजुट हुआ था। लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब कश्मीर में न सिर्फ शांति है बल्कि यहाँ चौतरफा विकास भी हो रहा है। इसलिए अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के विरोध में एकजुट हुए ये दल अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र की दूसरी बैठक जारी है। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर मंथन कर रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेता घोषणा पत्र के लिए अहम बिंदुओं पर चिंतन मंथन कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत देश भर के वीरों संग कांग्रेस ने 40 वर्ष से जो धोखा किया है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारा है। 1 रैंक 1 पेंशन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लागू किया गया है। बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने तीनों लोक में घोटाला किया है। इन्होंने न जल छोड़ा, न नभ छोड़ा, न स्थल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। तीनों लोक में, पाताल में कोयला घोटाला कर दिया, आकाश में इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया और इन्होंने जमीन पर कोयला घोटाला भी किया और उसके साथ साथ बॉफर्स का घोटाला भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल भाजपा प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल हुई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और उम्मीदवार राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग का झंडा छुपाए जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर पीएफआई से समर्थन लेने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर सियासी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो किया था। इसी रोड शो को लेकर अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान कांग्रेस अपना झंडा नहीं दिखा सकी क्योंकि वह भाजपा से डरी हुई थी। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रुख से संकेत मिलता है कि वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वोट तो चाहती है लेकिन उनका झंडा नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कांग्रेस उस स्तर तक गिर गई है जहां वह सांप्रदायिक ताकतों से डरती है। विजयन ने कहा कि इस बार झंडे इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने आईयूएमएल के झंडों को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मथुरा सीट से भाजपा की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों पर हेमा मालिनी ने कहा है कि कांग्रेस को पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। Very popular, we are famous and so target उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें। लोकसभा चुनाव के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जो आज अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। इसे बचाने के लिए हम मतदाताओं से सीपीएम और वाम दलों की सीटें बढ़ाने के साथ साथ एक और विकल्प सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। We have just released our manifesto, probably one of the or the earliest national political party to have released this manifesto. Our appeal to the
people of India, to the electorate of India, is that the secular democratic Republic of India today is facing an existential threat. And the main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India. लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने 2 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जेएमएम ने दुमका से नलिन सोरेन को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को चुनाव मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है, हर किसी का अपना एक वोट है। इस वोट का सीधा इस्तेमाल करते हुए हमें हुकूमत को दिखाना है कि हम आपको संविधान हटाने की अनुमति नहीं दे सकते। आज हमें रोजी रोटी से ज्यादा अपना देश बचाने की जरूरत है। भारत जो है इसका संविधान है, ये सेक्युलर मुल्क है। इसमें सब जो लोग हैं बराबर के लोग हैं, हर एक का एक वोट है। उस वोट का सीधा इस्तेमाल करना है इनको दिखाने के लिए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे संविधान हटाने के लिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और जालोर से कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद वैभव गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस इलाके की उपेक्षा हुई है, विकास नहीं हुआ है। जालोर सूबे की जनता त्रस्त है। 20 साल केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी, केंद्र से जो विकास की योजनाएं आनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं आया। और 20 साल कोई कम समय नहीं होता, चाहे रेल की बात हो, पानी की बात हो, ये सब तमाम बातें हैं। और जहाँ भी मैं, जैसा आपने कहा, मैं पिछले जो 2.5 महीने से 3 महीने से विधानसभा चुनाव में भी आना हुआ, यहाँ का जनरल व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसका मन में ये पीड़ा है। और चाहे हम प्रवासियों में भी गए, ये मन में पीड़ा है कि किस तरीके से जालोर सूबे पिछड़ गया 20 सालों में, ये बहुत आगे रह सकता था। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई में रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली होमग्रोन कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है, के विपरीत कार टी सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए इनको प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। लॉन्च के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में होमग्रोन कार टी सेल थेरेपी के लॉन्च के बाद इलाज का खर्चा काफी कम हो जाएगा। CAR T cell therapy is considered to be one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR T cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज BRS नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत के लिए फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार शुरुआती दलीलें सुनने के बाद कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये तय करने को कहा था कि वह अंतरिम जमानत पर बहस करना चाहते हैं या नियमित जमानत पर।
और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ।